साल 2023 दुनिया के इतिहास का सबसे गर्म साल रहा। तापमान सबसे ज़्यादा औसतन दुनिया के हर हिस्से में रिकॉर्ड किया गया और इस साल भी गर्मी सीज़न के दौरान काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ने की आशंका है। हीट वेव का भी खतरा है। इस साल गर्मी के सीज़न के दौरान जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके क्या प्रोजेक्शंस हैं, उसका क्या कारण है, आम लोगों को गर्मी के सीज़न के दौरान तेज़ गर्मी से बचने के लिए क्या करना होगा इस साल, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और वाइस प्रेसिडेंट एंड क्लाइमेट चेंज स्काईमेट वेदर महेश पलावत। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस साल मैं देख रहा था आपने जो रिपोर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कुछ शहरों में अभी से तापमान 40 के ऊपर चला गया। पाली के बारे में आपने प्रोजेक्शन किया 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और जैसलमेर बाड़मेर में भी 40 डिग्री के पार है, बीकानेर में भी 40 डिग्री तक पहुंच गया है। क्या ये खतरे की घंटी है इस साल गर्मी के सीज़न से पहले? देखिए, अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज का असर पूरी तरह से पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत उससे अछूता नहीं है। हमने देखा कि 2023 बहुत ज़्यादा गर्म था और अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब कि पिछले जब से हमने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है 150 साल से सबसे गर्म साल है और हर साल आगे गर्म ही होता जा रहा है। तो आपने देखा जैसे कि टेम्परेचर ऑलरेडी राजस्थान में क्रॉस कर गए हैं 40 को, विदर्भ में, मराठवाड़ा में और मुंबई में भी 38 डिग्री तक पहुँच गया था अभी फ़िलहाल और छत्तीसगढ़ में भी 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर दिया है और जो कुरनूल वगैरह है, चित्तौड़, कड़प्पा जो रायलसीमा में है, यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो जितना भी वो था मतलब कि टेम्परेचर थोड़े से जो कंट्रोल में थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे, बारिश हो रही थी, उसके कारण थोड़ा सा राहत थी। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब जगह टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। बढ़ने वाला है जी। दिल्ली और मुंबई में भी मैं देख रहा था कि दिल्ली में भी औसतन जितना तापमान इस समय होता है साल के 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया आपने। हाँ, 37 था कल, 4.4 डिग्री ज़्यादा था सामान्य से, मिनिमम टेम्परेचर भी 3-4 डिग्री ऊपर था। तो अब क्या है कि जो वसंत ऋतु है वो एक तरह से सिकुड़ गई है। जैसे ही सर्दी आती है उसके बाद पहले वसंत ऋतु आती थी, सुहावना मौसम होता था, अब वो देखने को नहीं मिलता, सीधा ट्रांजिशन हो जाता है गर्मी में। तो अब हम देख रहे हैं कि जो अबव 40 टेम्परेचर तो कॉमन हो चुका है मार्च इटसेल्फ और जैसे ही अप्रैल में हम आ रहे हैं, अब ऑलरेडी अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल में थंडरस्टॉर्म डस्टॉर्म शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी राहत देता है, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर इस बार ज़्यादा होने वाला है। अल नीनो ईयर है, अल नीनो ईयर का मतलब है कि सी सरफेस टेम्परेचर वार्म होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, उसका असर भी देखने को मिलेगा। मानसून आते आते ऐसा होगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर जब मानसून आता है तो नेचुरली टेम्परेचर कम हो जाते हैं और इस बार जो अल नीनो है वो अप्रैल में जाकर न्यूट्रल कंडीशन आएगी और मानसून के हाफ में जाकर के ला नीना कंडीशन बन जाएगी, जिससे मानसून अच्छा होने की संभावना है। लेकिन ये जो अप्रैल, मई और फर्स्ट हाफ ऑफ जून है बहुत ज़्यादा गर्म निकलने वाले हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस साल हम एक हीट वेव के खतरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, हीट वेव की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इस बार ज़्यादा लग रही है। अप्रैल और मई काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाले हैं और जून का जो पहला पखवाड़ा है, क्योंकि मानसून आता है 1 जून के जो नॉर्मल डेट है केरल में आता है, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में आने में उसको समय लगता है, ईस्ट इंडिया तक आ जाता है। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात और आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एंड में आता है, मंथ के एंड में, मतलब जून के एंड में आता है, तो गर्मी उस समय काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि जो हीट वेव है बहुत ज़्यादा इस बार दिखाई देगी। तो ये आम आदमी के अगर नज़रिए से आप इसको आसान शब्दों में समझाना चाहें कि क्या वजह है कि आपने कहा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी हाँ। पर क्या वजह है कि हम हर साल देख रहे हैं कि जो तापमान है न सिर्फ भारत में, बल्कि ये एक तो ग्लोबल फिनोमेना है कि क्यों तापमान जो है वो औसत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। हाँ। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ग्रीन कवर धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, जंगल कट रहे हैं, खेत कट रहे हैं और जो कंक्रीट जंगल बन रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है कि एक तरह से हमारे जो पृथ्वी है उसको एक ब्लैंकेट की तरह कवर करती है, क्योंकि हमें वो जो एकदम कड़ाके की सर्दी है या ठिठुरन भरी सर्दी या फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचाती है। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेज ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कंबल और ज़्यादा बड़ा भारी होता जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सन का इंसोलेशन होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, एयर टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे जो एनवायरनमेंट है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जी। और इससे विशेष तौर पर जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। विशेष तौर पर जब भी एडवाइजरी जारी करते हैं आप
तो ये कहा जाता है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं समाज के, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार उनको हैं। विशेष तौर पर इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसका असर भी आम लोगों पर बढ़ता जा रहा है। तो आम लोगों के लिए आपके जैसे जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनकी क्या सलाह है? अभी जिस तरह से औसत से ज़्यादा तापमान राजस्थान में ऑलरेडी 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, दिल्ली मुंबई में भी औसत से 3-4 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान है। ऐसे में आम लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है, क्या राय है? वो कैसे इस तरह के बढ़ते तापमान से बच सकते हैं? देखिए, ये एक तो हमारे जो पूरे इंडिया में या विश्व में देखिए कि 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक तो मार्जिनलाइज्ड होते हैं जिनके पास कूलिंग फैसिलिटी नहीं है, पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है। उनको तो ये सब झेलना पड़ता है। और जो मीडियम क्लास है वो भी थोड़ा बहुत अपने आप को कवर कर लेता है, और हाई क्लास की तो बात अलग है। तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो हमारी जनसंख्या है वो मार्जिनल लोग हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे आस-पास हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास में है, वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो उनको तो बचना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। उस समय आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी वगैरह हमेशा लेकर रखें, छाता लेकर चलें, लूज़ कपड़े पहनें, सूती कपड़े पहनें, और सबसे बड़ी बात है हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक से बचें, क्योंकि काफ़ी फैटल होता है। तो यह है कि बीच बीच में पानी पीते रहें, शिकंजी है या कोई भी ऐसा तरल पदार्थ लेते रहें जिससे कि आपकी बॉडी ठंडी रहे। और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जैसे कि कोस्टल एरियाज़ हैं, और जब मानसून आने वाला होता है फर्स्ट हाफ ऑफ जून में या सेकेंड वीक ऑफ जून में, उस समय क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो होता है पसीना सूखता नहीं है, तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उस समय हीट स्ट्रोक बहुत फैटल हो सकता है। तो बीच बीच में जब आप खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद शेड में जाकर थोड़ा रेस्ट लें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा कूल करें, उसके बाद ही काम करें। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन का जो ऑनसेट है 1 जून है। जी हाँ। तो कब तक आपने कहा कि इस बार रिकॉर्ड गर्मी की आशंका है, प्रोजेक्शंस हैं। मानसून कब तक, इस बार मानसून को लेकर क्या प्रोजेक्शंस है दक्षिण पश्चिम? हाँ, अभी हमने पिछली बार अल नीनो था, बिलो नॉर्मल मानसून था, 94% के आसपास था। इस बार जो हमने स्काईमेट ने बताया है, जून में जो प्रिलिमिनरी फोरकास्ट था उसमें हमने नॉर्मल बताया है। नॉर्मल होता है जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96 से 104%। लेकिन जो लानीना बन जाएगा और जो अल नीनो ख़त्म हो रहा है, इसका पॉजिटिव असर होगा, मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है। 10 अप्रैल के आसपास हम पूरा डिटेल फोरकास्ट करेंगे, लेकिन अभी मान के चलिए नॉर्मल, और वो अपर साइड ऑफ नॉर्मल में जा सकता है। 100% या उससे ऊपर जाने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। तो मानसून के फ्रंट में हमें मायूस नहीं होना पड़ेगा और बारिश अच्छी होगी। बारिश अच्छी होगी जी। एक सवाल है, पिछले साल का जो अनुभव था मानसून का, हमने देखा अगस्त में ये कहा गया 122 साल में सबसे कम बारिश हुई। अलग अलग सीज़न में भी जो अनियमितताएं थी बारिश की, आपने लगातार उस पर अपने रिपोर्ट जारी किए, मौसम विभाग ने भी किया। किसानों के लिए, क्योंकि मैं अब खेती के संदर्भ में बात करूंगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो कृषि क्षेत्र पर, विशेषकर किसानों पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, क्रॉपिंग सीज़न, उसके साथ ही किसान मुश्किल में है। मैंने बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं जिसमें किसानों ने जो फसल बोते थे, जैसे कोई चावल बोता था, उसने देखा पिछले साल फरवरी महीने में ओलावृष्टि हुई, मार्च में बेमौसम बरसात हो गई, अप्रैल में औसत से ज़्यादा तापमान हो गया। तो मुझे ऐसे किसान मिले जिन्होंने कहा कि हम तो चावल बोते थे हर साल, लेकिन इस बार गन्ना बोएंगे क्योंकि मजबूत फसल है और वो बच जाएगी। किसानों के लिए के संदर्भ में ये जो जलवायु परिवर्तन है और जो प्रोजेक्शंस मौसम के हैं इस साल, आपकी क्या सलाह होगी देश के किसानों के लिए? देखिए, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे अब हटना पड़ेगा, क्योंकि इरेटिक मानसून हो रहा है। मानसून अगर अच्छा भी होता है तो कुछ इलाके फिर भी रह जाते हैं जहां पर बारिश कम होती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र खास करके आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड और जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर बारिश आमतौर पर पिछले कुछ सालों से कम हो रही है। सेंट्रल इंडिया में बारिश ज़्यादा हो रही है, तो उसका असर जो हमारी क्रॉप्स हैं इसके ऊपर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो एक तो यह है कि जो आपको जो क्लाइमेट रेजिलेंट जो क्रॉप है, सीड है, वो लाने पड़ेंगे, और थोड़ा रिसर्च में ध्यान देना पड़ेगा, और जो अपनी साइकिल है, ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है, उससे थोड़ा हटना पड़ेगा। अगर आपको पता लग रहा है कि इस बार बारिश अच्छी है तो आप धान की खेती करिए, नहीं तो फिर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इरेटिक मानसून है, क्लाइमेट चेंज का असर आगे और ज़्यादा दिखेगा। कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। जो पहले बारिश होती थी 4-5 दिनों में, रिमझिम बारिश हुआ करती थी, वो जो 80s में होती थी, वो अब क्या हो रहा है कि 4-5 दिन की बारिश 4-5 घंटों में हो जाती है। तो वो क्या होता है कि वो
ज़मीन में पानी जा नहीं पाता, वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता, पानी वेस्ट हो जाता है और जो ऊपर की जो लेयर है उपजाऊ लेयर को भी बहा ले जाता है, तो फसलों को नुकसान होता है और कुछ इलाकों में सूखे जैसे हालात होते हैं तो वहाँ की क्रॉप भी वो सफ़र करती है। तो ये सारा है कि इनको मतलब किसानों को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा, जो क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा और जिस तरह का प्रोजेक्शन है मानसून का उस हिसाब से अपना चॉइस करनी पड़ेगी। जी, यानी आम आदमी से लेकर किसानों तक सबको तैयारी करनी होगी। जी। पर एक आखिरी सवाल है कि ये कहा गया था पिछली बार कि जो पावर की डिमांड है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है, जो डिमांड है पावर की वो भी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने 4 मार्च को ये कहा कि इस साल हम 260 गीगावाट का प्रोजेक्शन मान के चल रहे हैं, 7% तक डिमांड बढ़ सकती है। तो ऐसे में तापमान को लेकर एक आखिरी सवाल, 2023 वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी रही औसतन पूरे दुनिया में। इस साल आपका क्या प्रोजेक्शन है? जो ट्रेंड्स आपने देखे हैं, जो स्टडीज़ आपने की? जो ट्रेंड अभी दिख रहे हैं उसमें आपने देखा कि जो अगर इसी साल का देखें तो जनवरी में जो सर्दी पड़नी चाहिए थी, अगर कनाडा की बात करें तो वहाँ पर जो टोरंटो है और उसके आसपास के इलाके हैं -18 -20 तक टेम्परेचर जाता था। इस बार -8 से नीचे नहीं गया, यानी कि ग्रीन विंटर्स इस बार देखी गई वहाँ पर। यूरोप में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो यानी पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है और जो पावर कंजप्शन है वो पूरे विश्व के लिए, केवल इंडिया के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बढ़ने वाला है। और जो ट्रेडिशनल एनर्जी है उससे हमें न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम हो। यानी कि हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाना पड़ेगा जिससे पावर डिमांड पूरी हो जाए और जो ट्रेडिशनल जो मीन्स हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल चलाते हैं या जो पावर प्लांट हैं जो कोल बेस्ड हैं, इन सब से हटना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जब कम होंगी तो पावर कंजप्शन भी कम हो जाएगा बाद में, क्योंकि गर्मी कम हो जाएगी। तो ये सारा एक तरह से विशेष साइकिल है, जो सर्कल है, जिसको हमें मतलब कुछ ना कुछ इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आम आदमी के साथ साथ भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर और जो आपदा प्रबंधन की एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलकर मौसम विभाग से इनपुट लेकर बड़े स्तर पर इस साल गर्मी सीज़न के दौरान और उसके असर और उसके प्रकोप से आम लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर पहल करनी होगी। फरीदाबाद से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।